नमस्कार। हम लोग एमएस चौहान बुक के एल्काइल हैलाइड चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम लोग 23 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। 24 से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इनमें से किस केस में SN2 का रेट फास्ट है। तो पहले वाली रिएक्शन में यहाँ पर Br लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर एसीटेट आयन लिविंग ग्रुप है। तो Br और एसीटेट में से आपको लिविंग ग्रुप की सीरीज याद होनी चाहिए। Br अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो फर्स्ट जाएगा। फर्स्ट वाले तो हैं, तो ये बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। अब इन दोनों में से अगर आप देखेंगे SN2 की बात हो रही तो SH नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है CH3SH से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा होता है बनिस्बत लोन पेयर से, ऐसा हम मानते हैं। तो थर्ड जाएगा, दूसरे का आंसर थर्ड जाएगा। तो दूसरे का आंसर थर्ड, यानी कि दोनों खत्म हो गए, यानी कि C और D में से कोई एक होगा, तो थर्ड हो गया। अब देखो दो को एक जैसे दे रखे हैं। मीथेनॉल के अंदर तो I नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जो कि पोलर प्रोटिक है, और DMSO के अंदर Cl नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 5 और इसका होना चाहिए ये। तो आंसर बैठ गया हमारे पास C विल बी द राइट आंसर। अब हम चलते हैं आगे और अगले आते हैं। तो दे रखा विच ऑफ द 2 स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 4 टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड विल अंडरगो SN2 सब्स्टिट्यूशन विथ। इनमें से SN2 सब्स्टिट्यूशन फास्ट किस में होगा। देखो जब SN2 होगा तो SN2 में आकर के और I127 को रिप्लेस कराएंगे I128 से। अब I128 आकर के जुड़ेगा तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी, और कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी तो देखो अगर यहाँ पर ये इक्वाटोरियल पर है तो जब आप लगाओगे तो यहाँ पर I128 ऐसे करके आएगा इस जगह पर, और जब इस जगह पर आएगा तो यहाँ पर ये इनसे रिपल्शन महसूस करेगा। और अगर आप यहाँ लगाएंगे, इधर लगा हुआ है I और अभी ये I यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन से रिपल्शन महसूस कर रहा होगा, निकलना चाहेगा। अभी ये वाले केस में देखिए ये आयोडीन अभी इन हाइड्रोजन से रिपल्शन महसूस नहीं कर रहा है, बल्कि जब सब्स्टिट्यूशन करके आप इस I को हटाओगे और दूसरा I जो कि SN2 के अंदर तो इन्वर्जन हो जाता है, तो I अपना इस जगह पे लगेगा और आफ्टर रिएक्शन रिपल्शन महसूस करेगा। तो A वाले भाई साहब को तो करना नहीं चाहिए। B वाले भाई साहब में आयोडीन अभी रिपल्शन महसूस कर रहा है इन हाइड्रोजन से, और जब मैं रिएक्शन करा दूंगा इन्वर्जन हो जाएगा तो फिर रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा। तो B में फास्ट होनी चाहिए और A में नहीं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं कि अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या बैठना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो आप A विल रिएक्ट फास्टर, गलत बात। A विल रिएक्ट फास्टर, गलत बात ही गलत है। A विल रिएक्ट फास्टर बिकॉज, गलत बात है। B विल रिएक्ट फास्ट, बस बात खत्म हो गई। D आ गया आंसर। आगे चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो दे रखा है यहाँ पर Z2 ब्यूटीन हो गई, देखो ऐसी ये हो गई Z2 ब्यूटीन। अब आपने इसके ऊपर रिएक्शन करा दी Br2H2 से, यानी कि HOBr से रिएक्शन करा दी। नियम पता होगा, जब सिस एल्कीन होती है उसमें सिन एडिशन कराते हैं तो ग्रुप्स को सेम साइड में बना के दिखाते हैं, और जब ट्रांस एल्कीन पर ट्रांस यानी कि एंटी एडिशन कराते हैं तो भी ग्रुप्स को सेम साइड में दिखाते हैं। सिस पर ट्रांस या ट्रांस पर सिस इस प्रकार के एडिशन कराते हैं तो ग्रुप्स को अपोजिट डायरेक्शन में बना करके दिखाते हैं। अब जैसे ये है आपके पास सिस एल्कीन, इस पर आपने करा है कौन सा एडिशन, एंटी एडिशन। इसका एंटी एडिशन होता है, मैकेनिज्म पढ़ा होगा। तो हमें जो ग्रुप है तो हमें ग्रुप आमने सामने दिखाने होते हैं। इधर OH, इधर Br, इधर H, इधर H, इधर CH3, इधर CH3। थोड़ा सा इसको हम लोग जो है कन्वर्ट करके देख लेते हैं इसमें, जिसमें हमें सफलता बड़े आराम से मिल जाएगी। ये बना लिया हम लोगों ने, इधर आ गया CH3, इसको पलटा मार लेते हैं, इधर H, इधर Br। आप लोगों ने आइसोमेरिज्म में इतना पढ़ा होगा। अब क्या होगा, अब आपने डाला इसमें मिथॉक्साइड आयन। देखो सवाल में बोल रखा है कि आपने इसके अंदर डाल दिया है, अब आपने इसके अंदर मिथॉक्साइड आयन ऐड कर दिया। तो मिथॉक्साइड आयन क्या काम करेगा, मिथॉक्साइड आयन यहाँ से इस OH को निकाल देगा। तो जब मिथॉक्साइड आयन इस OH को निकाल देगा तो क्या होगा, इधर देख लेते हैं, ठीक है। लो जी, मिथॉक्साइड आयन इस OH को निकालेगा तो पानी को निकालेगा यहाँ से, और इसके स्थान पर आ जाएगा ऐसे करके। आइए देखिए क्या हो गया होगा यहाँ पर। इधर से ये वाले महाराज हट गए होंगे और इसके स्थान पर आ गया होगा माइनस चार्ज। फिर ये इसके ऊपर अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा, यानी कि यहाँ पर इपॉक्सी बनने वाला है। लेकिन उस इपॉक्सी में जो मिथाइल होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने यानी कि ट्रांस पे होने चाहिए। तो ट्रांस वाले मिथाइल देख लीजिए, इपॉक्सी बनेगा, मिथाइल ट्रांस होने चाहिए, ये तो जाना ही चाहिए।
मिथाइल ट्रांस होने चाहिए, ये भी जाना चाहिए। मिथाइल से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों होने चाहिए, इक्वल अमाउंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि आंसर चला जाएगा इसका डी। तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास डी। ये है 26 और 26 का आंसर हमारे पास आ गया डी। अब चलते हैं 27 पर। पूछा हुआ था रैंक द फॉलोइंग स्पीशीज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आपको पता है कि केजिंग हो जाती है। अब आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी में अरेंज करने के लिए कहा, तो सबसे गंदी न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी होगी क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो डोनेट करने की स्थिति में तो होगा ही नहीं। तो थर्ड को सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो सबसे गंदा होना चाहिए, थर्ड को सबसे लास्ट में। इतने से ही मेरा आंसर बन गया और 27 का आंसर आ गया यहाँ पर डी। तो 27 का आंसर हमारे पास डी आ गया। बाकी देखने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे फिर भी अगर इन दोनों में देखोगे तो साइज बड़ा जब होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, साइज बड़े होने से जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा होती है ना। आगे चलेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर 28 पर। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देखो आप। हुआ क्या है इस जगह पर, CH3COONA में इतना बड़ा है तो CH3COO माइनस को मैं ऐसे करके ACO माइनस लिख देता हूं ताकि मेरा काम आराम से हो जाए। अब क्या होगा, ये भाई साहब इसके साथ ये OTS निकलेगा बाहर और साथ के साथ ही इस पे अटैक कर देंगे। ये रिएक्शन जाएगी SN2 पाथवे से। SN2 पाथवे से जाने से ये वाले भाई साहब तो ऐसे ही आएंगे NMe2 और ये बिलो द प्लेन में चला जाएगा OAC। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बड़ी यूनिकनेस है। वो यूनिकनेस आप समझें क्या है इसके अंदर। तो वो यूनिकनेस है, देखो इधर लगा हुआ है ये NMe2। इससे पहले वाले में ना ये दोनों के दोनों ऊपर लगे हुए थे OTS। तो आपके एसीटेट आयन को मजबूरी में आकर के पीछे से ही अटैक करना पड़ा और SN2 हुई, तो वो प्रोडक्ट वैसा बनाया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपने OTS लगा रखा है, ये OTS नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो जैसे ही ये रिमूव करेगा साथ के साथ ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करके NGP कर लेगा और NGP करते ही यहाँ पर जो स्थिति बन करके आएगी वो आ जाएगी NMe2+। और ये जो चीज बन करके आई महाराज, अब इसके ऊपर जब अटैक करने के लिए आएगा एसीटेट तो दो तरह से कर सकता है, ACO नेगेटिव यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी कर सकता है। और जो दो प्रोडक्ट्स बन करके आएंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। सोचो अगर इसने यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ पर अटैक करने से इधर आ जाएगा OAC, इधर आ जाएगा NMe2। और अगर इसने अटैक किया यहाँ पर, तो अगर अटैक किया उसने यहाँ पर तो इधर आ जाएगा OAC और यहाँ पर आ जाएगा NMe2। दोनों के सामने शीशा रख लो, एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ए वाला आंसर, जो कि ये बिलो द प्लेन में दिखा रखा है, ये वाला प्रोडक्ट और उसका एनेंटियोमर। तो आंसर हो गया 28 जो क्वेश्चन है, आंसर हो गया ए। 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में पूछ रखा था यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गिवन ग्राफ। अब ASN1, अब यहाँ इधर देख लीजिए, इधर दे रखा टर्शियरी हैलाइड। टर्शियरी हैलाइड में SN1 फास्ट होती है, प्राइमरी में स्लो होती है, तो ASN1 ठीक है। अब बी को देख लेते हैं। प्राइमरी हैलाइड में SN2 फास्ट होती है और टर्शियरी तक आ जाते हैं, स्लो होने लगती है। लो जी, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया, ज्यादा दिमाग मारना ही नहीं पड़ा हम लोगों को। 29 का आंसर ए हो गया। समझ में आ रहा है आपको, टर्शियरी हैलाइड है ये। टर्शियरी हैलाइड पे SN1 फास्ट होती है। अब यहाँ से आ रहे हैं, इधर कौन सा हैलाइड है, प्राइमरी। मतलब कहने का ये कि जैसे अरेंजमेंट करवाते हैं टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, जैसे अरेंजमेंट करवाते हैं तो टर्शियरी में SN1 फास्ट आता है, सेकेंडरी में थोड़ा स्लो, प्राइमरी में सबसे स्लो आता है। तो बिल्कुल उसी स्टाइल से हम लोगों ने यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया, कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में न्यूक्लियोफिलिसिटी में अरेंज करना है। तो फर्स्ट ये रहा, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है, तो इधर देख लीजिए S नेगेटिव मिथाइल अल्कोहल में रहेगा। तो अच्छा, तीनों के तीनों मिथाइल अल्कोहल में, यानी कि पोलर प्रोटिक में। पोलर प्रोटिक में तो साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, यानी कि यहाँ पर तो नंबर इसी का आना चाहिए, S नेगेटिव का। ठीक है, अच्छा अब आते हैं DMF में। DMF के अंदर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर तो थर्ड वाला है, DMF के अंदर जाएंगे तो DMF के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर होता है और यहाँ पर सबसे अच्छा जाना चाहिए NH2 को। और अगर इन दोनों में से अगर आप तीनों DMSO में देखेंगे तो सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, तो सेकंड वाले को होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आंसर बैठना चाहिए यहाँ पर A, पहले का थर्ड, दूसरे का थर्ड और तीसरे का सेकंड। जहां तक हमें लगता है कि पुस्तक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, शायद बुक में इसका आंसर D दिया हुआ है, तो यहां पर शायद करेक्शन की आवश्यकता है।
इधर आते हैं, NaNH2 डाई मिथॉक्सी इथेन में डाल रखा है। अब जैसे NaNH2 डालोगे तो क्या करेगा NaNH2, आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं दिखा देता हूँ, को एकदम बात समझ में आ जाएगी। देखो ये रहा पीएच, इधर S डबल बॉन्ड हो, कितने कार्बन है 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये रहा यहाँ पर CH2 और ये रहा यहाँ पर Cl। अब एक्चुअली में क्या है कि आप जब बेस डालोगे तो बेस आपका मन करेगा यहाँ पर रिएक्शन करा दो, नहीं। आप ध्यान रखें कि सबसे फास्ट रिएक्शन जो होती है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है, उससे फास्ट कुछ नहीं होता। तो बेस जो यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन है, जो NH2 नेगेटिव है, सबसे पहले इसी को निकालेगा। इसको निकालने के पीछे कारण भाई साहब भयंकर एसिडी का काहे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस SO2 के साथ भी रेजोनेंस मारेगा, इसके साथ भी रेजोनेंस मारेगा, बहुत क्वालिटी के रेजोनेंस मारेगा, क्योंकि आफ्टर रेजोनेंस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बस अब ये यहाँ पर अटैक करके इसके साथ NGP कर लेगा, 1 2 3 4 5 का रिंग यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है और कहीं नहीं है। आराम से आंसर बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि एसिड बेस रिएक्शन से बढ़िया कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड डेवलप होता है। पहले ना हो, आफ्टर रिएक्शन डबल ट्रिपल डेवलप हो जाए, एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ भी डेवलप हो रहा है, यहाँ भी डेवलप हो रहा है, तो बोथ ए एंड बी, बात ही खत्म। ये वाली रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की है, एकदम हल्का सा सवाल है, शायद हो सकता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कहा गया हो। ये बड़ा सुंदर सवाल है। SN1 रिएक्शन से जा रही है। अब जब आप SN1 रिएक्शन से जाओगे तो SN1 रिएक्शन का साफ मतलब होता है कि भाई साहब कार्बोकैटायन बनाने वाले हो, कार्बोकैटायन बनाने वाले हो, ONA जाएगा, इसके ऊपर सीधा अगर आप यहाँ पर CH3O नेगेटिव का अटैक करा दोगे तो भाई साहब इस वाले भाई साहब पे सीधा चिपक जाएगा। तो यार भाई साहब ये रहे, और इस पे चिपक जाएगा OCH3, तो एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अगर आप इसमें रेजोनेंस कर दें तो रेजोनेंस करने के बाद आपको पता है, रेजोनेंस करने के बाद स्थिति हो जाएगी कुछ ऐसी, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा प्लस। अब अगर मैं यहाँ पर CH3ONA का अटैक कराऊं तो ये भी संभव है, और अगर इस पर CH3ONA का अटैक हो गया तो CH3ONA का अटैक होने के बाद बन जाएगा OCH3। आपको बात समझ में आ रही है क्या? और अगर यहाँ पर हो जाएगा OCH3 तो फिर यहाँ पर दोबारा से इधर ये बॉन्ड यहाँ पर, अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए, और टूटने के बाद यहाँ पर ये स्थिति फिर से बनने की संभावना यहाँ पर रहेगी। इधर आ जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव मिथाइल अल्कोहल से H धारण करके वापस अपनी स्थिति दुरुस्त कर सकता है, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट भी मिल सकता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको भी रेजोनेंस करा करके प्लस चार्ज को यहाँ ले आऊँ तो आप एक अवस्था यहाँ पर OCH से जोड़ने की B की भी बना सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों हो सकते हैं। चूंकि रिएक्शन में यहाँ पर SN1 लिख दिया था इसलिए आपको ऐसे बनाना पड़ा, लेकिन अगर रिएक्शन में SN1 ना लिखा होता, DMSO टाइप की कोई चीज लिखी होती तो रिएक्शन SN2 से होती, फिर प्रोडक्ट आप केवल ये वाला बनाते हैं। आगे चलेंगे। Na-N3 लगा दिया गया है। अब Na-N3 लगा दिया गया है, यहाँ पर N3 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाएगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाएगा, और ये हैलाइड भी आपको दिख रहा है हमारे पास। जो हैलाइड है महाराज, हैलाइड हमारे सेकेंडरी हैं, और सेकेंडरी हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 का केस हुआ। SN2 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदल जाना चाहिए, तो हमारा N3 इस तरफ होना चाहिए, तो इस तरफ N3 है। बाकी सब चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, ये सब कोई चेंज नहीं होगा, इन्होंने यहाँ पे बदल दिया बिल्कुल नहीं। ये रहा यहाँ पर, इधर देखो ये और ये बिल्कुल ठीक किया हुआ इन्होंने, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पलटा मार दिया, तो C जाएगा इसका आंसर। 34 का आंसर हो जाएगा C। आगे चलते हैं, देखिए अब आते हैं 35th क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इसके आंसर में सुधार की आवश्यकता है। एक्चुअली में पोलर, आप अगर साफ साफ देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने सीधा अटैक किया हुआ है, ये SN2 का रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पर दिख रहा है कि लिविंग ग्रुप बाहर आ रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, ये SN1 का रिप्रेजेंटेशन है। अब चाहे SN1 हो या SN2, दोनों ही रिएक्शन के अंदर जैसे जैसे मीडियम की पोलैरिटी बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है, इसलिए दोनों के आंसर यहाँ पर इंक्रीजेस होने चाहिए। इसमें पहले का इंक्रीज और दूसरे का डिक्रीज दिया हुआ है, जो कि गलत है, उसको ठीक होने की आवश्यकता है। सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है। आगे चलते हैं तो आते हैं 36 रिएक्शन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। SN2 में सबसे रिएक्टिव कौन सी होगी? तो SN2 में तो भैया प्राइमरी हैलाइड पहले देखते हैं। प्राइमरी 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 सब प्राइमरी है, तो जब सब प्राइमरी तो फिर एक ही चीज देखते हैं कि जो ये कार्बन है जहां से लिविंग ग्रुप निकलने वाला है इस जगह पर, अच्छा लिविंग ग्रुप भी सब में Cl लगे हुए हैं, जो मैं लिविंग ग्रुप से आंसर देख लूं तो फिर तो ये जिस जगह से ग्रुप निकल रहा है उस कार्बन की पॉजिटिविटी देखी जाती है, कितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर है। साक्षात -R ग्रुप लग रखा है, D से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, तो 36वें के आंसर में D चला जाना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 37वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का समय आ चुका है। 36 क्वेश्चन ये रहा,
4 क्लोरोब्यूटेन 1 ऑल में NaOH आपने डाला। अब आप ब्यूटेन 1 ऑल को अगर आप देखोगे तो ये रहा भाई साहब 4 क्लोरोब्यूटेन 1 ऑल। अब आपने इसमें क्या डाल दिया NaOH, NGP हो जाएगी। NaOH पहले यहाँ से निकाल लेगा बाहर इसको और फिर ठाक करके इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो 1 2 3 4 5 का रिंग बनना चाहिए जिसमें O हो। B हमारा आंसर आ गया, 37 का आंसर हो गया हमारे पास B। अब हम चलते हैं यहाँ पर 38 की तरफ चलते हैं और 38 क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। 38 क्वेश्चन पूछ रखा, इन द गिवन पेयर ऑफ अल्काइल हाइड इन विच पेयर द फर्स्ट कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड। SN2 की बात हो रही है, पहला मोर रिएक्टिव होना चाहिए दूसरे से। आइए चेक कर लेते हैं ये कैसा हाईलाइट दे रखा, सेकेंडरी, ये इसमें तो ये रिएक्टिव होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता, पहले की बात करी। प्राइमरी, लेकिन आई अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता होता है, ये भी नहीं है क्योंकि सवाल में बोला गया फर्स्ट अच्छा होना चाहिए। इन दोनों में देखेंगे तो ब्रोमोबेंजीन ये फर्स्ट अच्छा नहीं हो सकता, इसमें यही अच्छा का है क्योंकि ब्रोमोबेंजीन में तो रेजोनेंस हो जाएगी और रेजोनेंस की वजह से आपको पता है यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो उसकी स्पीड तो स्लो होनी चाहिए, इसकी फास्ट ये भी नहीं है। इसका मतलब आंसर बैठा डी। अब डी में भी कैसे बैठा अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से Cl को निकलने में दिक्कत होगी, तो उसका स्पीड स्लो होनी चाहिए, इसकी फास्ट होनी चाहिए। वही उसने बोल रखा कि फर्स्ट कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से फास्ट रिएक्ट करना चाहिए। तो ये हमारा 38 का आंसर हो गया हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा, SN2 की बात कर रखी है और बोल रखा है सेकंड रिएक्शन तेज होनी चाहिए फर्स्ट रिएक्शन से। SN2 में रेट बराबर होता है K एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिससे रिएक्शन कर रहा हो उसको न्यूक्लियोफाइल जिससे रिएक्शन कर रहा हो उसको आप इलेक्ट्रोफाइल ही तो कहेंगे, तो मैं इसके स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल भी लिख सकता हूं महाराज। अब आ जाते हैं, देखो तो इन दोनों रिएक्शन में एल्काइल हाइड तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। O नेगेटिव OH में से O नेगेटिव अच्छा बेस होता है तो फर्स्ट रिएक्शन फास्ट जाएगी, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसने सेकंड रिएक्शन फास्ट बोली है। दोनों को देखो एल्काइल हाइड सेम है लेकिन ET और ETS नेगेटिव में से ETS नेगेटिव अच्छा बेस जाएगा, क्योंकि मैं सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानते हुए सवाल करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है। अगर DMSO दिया होता तो DMSO में पहले वाला अच्छा बेस हो जाता, लेकिन नहीं दिया है तो मैं पोलर प्रोटिक मानूंगा तो ये वाला अच्छा बेस होगा, तो सेकंड रिएक्शन फास्ट होगी। आंसर तो यही हो गया हमारा, बाकी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप देखोगे 2M और 1M में देखोगे ना तो एल्काइल हाइड तो सेम है लेकिन कंसंट्रेशन बेस की ज्यादा और कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बेस की, तो इसकी ये वाली रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप इन दोनों में देखोगे तो PH3P फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन के मुकाबले ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, इसलिए ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल जाने वाला है इसके मुकाबले, तो ये रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए। तो मामला आ चुका है कि सेकंड फास्ट होनी चाहिए, वो ये वाले में है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर SN1 में अरेंजमेंट करने के लिए क्या रखा है और बोला कि सेकंड रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन से फास्ट होनी चाहिए। तो रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट बराबर K इंटू एल्काइल हाइड होता है SN1 में। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके भी हाफ पर यहाँ पर एल्काइल हाइड की कंजर्वेशन ज्यादा है, यहाँ पर एल्काइल हाइड की कंजर्वेशन कम है, ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो सेकंड वाली फास्ट चलेगी, तो C तो करेक्ट है। फर्स्ट को देखो एल्काइल हाइड बिल्कुल कॉमन, पानी सब कुछ एक जैसा है, बस यहाँ पर क्लोराइड और यहाँ पर ब्रोमाइड है, Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर भी सेकंड रिएक्शन फास्ट जाएगी। तो A और C तो करेक्ट आ रहे हैं, तो आंसर तो ऑल ऑफ डीज लगा दिया। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि दोनों जगह पर एल्काइल हाइड ले रखे हैं यहाँ पर और दोनों जगह पर एल्काइल हाइड ले रखे हैं, तो बेस पर तो SN1 की रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे प्रेडिक्शन करना थोड़ा संभव ना हो पाता, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में हल्की सी समस्या लगती है, लेकिन फिलहाल ये आंसर A और C के बिहाफ पर डी कर दिया गया है। आगे आ जाते हैं, विच इज ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो SN2 रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे आती है, दिस इज पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। क्यों जी, आप सब लोग जानते होंगे। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर रेट बराबर क्या लिखते हो आपके, और क्या लिखते हो एल्काइल हाइड और न्यूक्लियोफाइल। अभी पीछे आपको बताया न्यूक्लियोफाइल जिससे रिएक्शन कर रहा हो वो और कुछ नहीं, कौन होगा वहां पर, इलेक्ट्रोफाइल ही तो होगा। तो यानी कि इस रिएक्शन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व्स बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंक्रीज द कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन टिपिकल SN2, बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब देखो ये रहा यहाँ पर रेट SN2 की बात चल रही है कि किस पे डिपेंड करेगा, RX और बेस पे, न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल की कंजर्वेशन 10 गुनी बढ़ा दोगे, रेट 10 गुना बढ़ जाएगा भाई। तो बोल रखा है यहाँ पर इंक्रीज बाय
10 तो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। आइए आगे चलते हैं, 43 पर आते हैं। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, SN2 रिएक्शन की बात चल रही है और इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन घटा दे रहा है तीन फैक्टर से। आप समझ रहे हैं, रेट बराबर के, जिसे एल्काइल हैलाइड को क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। अब आप इसको 3 फैक्टर से घटा दोगे तो रेट 3 फैक्टर से गिर जाएगा, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन गिराई गई है ना। आगे चलते हैं, अगले पे आते हैं। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन अ टिपिकल SN2 रिएक्शन बाय फैक्टर ऑफ 3। अब आप इलेक्ट्रोफाइल की 3 गुना बढ़ा रहे हो और न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन आपने जो है वो भी 3 गुना बढ़ाई, तो 3 into 3 9 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9 टाइम्स, तो 44 का आंसर बी हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं और आपने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी भी होती है। आगे चलते हैं, इस रिएक्शन की बात करते हैं। देखो बात चल रही है यहाँ पर, इस रिएक्शन को देखो, कौन सा हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है और बेस कैसा इस्तेमाल कर लिया, स्ट्रॉन्ग। तो सेकेंडरी हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 का मतलब इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब जो बिलो द प्लेन में Br है, अबव द प्लेन में SET आना चाहिए। अबव द प्लेन में अबव द प्लेन में Br है, बिलो द प्लेन में SET आना चाहिए, बिलो द प्लेन में SET C में आ रहा है। तो 45 का आंसर हो गया हमारा C। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, 46 पर आते हैं। 46 क्वेश्चन ये दे रखा था, ऑब्वियसली बात है कौन सी रिएक्शन हुई होगी, रिएक्शन हुई होगी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बदल गई होगी, जो कि ये सेकेंडरी हैलाइड और स्ट्रॉन्ग बेस है, SH नेगेटिव। SN2 रिएक्शन होगी तो पहले इसको ठीक कर लो ताकि अपना आंसर बनाने में दिक्कत ना हो। तो ये रहा ET, इधर D, इधर H, तो मैं डबल एक्सचेंज कर देता हूँ। डबल एक्सचेंज मतलब एक बार IHME, ये तो फर्स्ट एक्सचेंज हुआ, एक एक्सचेंज और करता हूँ, तो एक एक्सचेंज और करता हूँ तो इधर आ गया Me, इधर आ गया H। आप समझ गए होंगे डबल एक्सचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन बदलती नहीं है, यानी कि ये कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है। अब मैंने इस पर SH नेगेटिव की रिएक्शन कराई, तो जब मैं इस पर SH नेगेटिव की रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, SH नेगेटिव की रिएक्शन कराने पर SN2 रिएक्शन होगी तो इधर की तरफ तो आ जाएगा H और इधर की तरफ आ जाएगा SH। तो देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें से। ये इधर SH अगर आप देखेंगे तो मिलाना पड़ेगा आपको। देखो ये इतना यहाँ तो आएगा नहीं, ये भी नहीं होएगा, इधर तो आएगा नहीं। ETDH ये भी मैच कर रहा है, ETDH इनमें से देखो डबल एक्सचेंज करके देखना पड़ेगा। Me और SH तो सिंगल एक्सचेंज में आ जाएगा, नहीं बैठ सकता है ये। इधर देखो अब आप इस वाले में H और Me, ये भी नहीं बैठ सकता, लेकिन इस वाले में देखना जरा आप डबल एक्सचेंज करके देखो। अगर मैं इस पे एक एक्सचेंज करूं, देखो एक एक्सचेंज करूं अगर मैं इसमें, आप समझ रहे हैं क्या, ETD इधर H, एक एक्सचेंज करता हूं मैं, तो एक एक्सचेंज करके इधर आ गया मेरे पास SH और इधर आ गया Me और इधर है मेरे पास H, और एक और एक्सचेंज अगर मैं कर दूं तो यही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। और डबल एक्सचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। पुनः समझेंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो क्या हुआ इसके अंदर। SH नेगेटिव का इस पर अटैक कराना था तो बहुत कॉन्फ़िगरेशन का खेल किया गया। पहले मैंने इसको उस फॉर्म में लिख लिया क्योंकि मुझे इसी फॉर्म में क्वेश्चन करने की आदत है, तो मैंने इस पर डबल एक्सचेंज किया, नीचे वाले को रहने दिया, ऊपर वाले में डबल एक्सचेंज किया, डबल एक्सचेंज लिखा क्योंकि डबल एक्सचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलती। SH की रिएक्शन कराई, SN2 हुई, SN2 होने पर ये स्विच कर जाएंगे, SH यहाँ लग जाएगा। अब इस आंसर को इन सब से मैच कराना था, तो नीचे तो SH आएगा नहीं, इस वाले को तो मैंने काट दिया। अब अगर आप देखेंगे तो इधर आप देखेंगे तो जो SH वाली ये जो चीज़ है, अब मुझे डबल एक्सचेंज कर करके इनमें से किसी से मिला के देखना पड़ेगा, डबल एक्सचेंज करा करके किन से मिल सकता है। तो जब मैंने इस पर डबल एक्सचेंज कराया तो एक एक्सचेंज दूसरा एक्सचेंज कराया तो D के साथ मैच कर गया, मेरा आंसर D जाने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल 46 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके आगे क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।